नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ आज बहुत सारी खबरें हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। आज देखें, सबसे पहली खबर तो यह है कि योगी जी का इम्तिहान है, योगी जी का पेपर है, योगी जी का टेस्ट है। सच में इस वक्त यूपी के अंदर जब हम आप बात कर रहे हैं तो यूपी में कांस्टेबल भर्ती की पहली पारी की परीक्षा, पहले दिन की पहली पारी की परीक्षा खत्म हुई है। 48 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, 60,000 कुछ इसमें भर्ती हैं। सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पर मिलती रहेंगी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी जी का पेपर है, योगी जी का पेपर इन लाखों बच्चों के साथ योगी जी का भी पेपर है, क्योंकि यही वो इम्तिहान था जिसका पेपर लीक हो गया था। ये इम्तिहान इससे पहले 17-18 फरवरी इसी साल कराया गया था। पेपर लीक हो गया, टेलीग्राम ग्रुप्स में पहुंच गया, वहां बच्चे एग्जाम देने गए तो पता लगा फोन पर पेपर ही आया जा रहा है। उसमें सवाल चेक किया, अपने पर्चे से सवाल मिलाया तो वही सवाल, हंगामा मच गया। लखनऊ में जाकर प्रदर्शन हुए, हजारों बच्चे लखनऊ में बैठ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सरकार ने उनकी बात सुनी, फिर एक कमेटी बनाई गई, कमेटी में सबूत मांगे गए, बताइए भाई कहाँ किन किन लोगों को पेपर मिला था एग्जाम शुरू होने से पहले या उसके बीच में। लोग, बहुत सारे लोगों ने प्रमाण दिए, बच्चों ने प्रमाण दिए, और उसके बाद सरकार ने माना कि हाँ पेपर लीक हुआ, उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया, पेपर लीक नौजवानों के बीच में, कि सरकार इम्तिहान नहीं करा पा रही है। और फिर विपक्ष ने गिनाना शुरू किया, योगी सरकार 7 साल में कितनी बार पेपर नहीं करा पाई, कौन कौन से पेपर लीक हुए। लेकिन शायद यह सबसे बड़ा ऐसा मौका था जिस पर योगी सरकार को झुकना भी पड़ा, मानना भी पड़ा कि गलती हो गई है, इस प्रशासन इस बार ठीक से इम्तिहान नहीं करवा पाया और उसका खामियाजा भी भुगत लिया चुनाव में। इसलिए इस बार योगी जी के लिए यह इम्तिहान स्वरूप ही है। अभी उपचुनाव होने वाले हैं, फिर उसके बाद 27 में चुनाव है और मौके की ताक में है विपक्ष तो। और वाकई में अगर इस प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी हो जाती है, ना हो भगवान करे, बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चा बहुत मेहनत करता है, बार बार इस तरीके से उसके साथ धोखा होना, उसका मनोबल टूटता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए क्या माहौल बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी की छवि ऐसी छवि है, कठोर प्रशासनिक छवि उनकी है, माफिया को गिरा देने वाली छवि है, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने वाला नेता आया है, और सबके बीच में पेपर नहीं हो पाए। तो इसलिए हम आपको बताएंगे आज इस पेपर को ठीक से कराने के लिए योगी सरकार ने क्या क्या बंदोबस्त किए हैं। एक कानून भी वो इस बीच में लेकर के आए थे, तो इसकी हम लोग आज बात करेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान झारखंड बिहार क्यों घूम रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको क्या दायित्व दिया है, और अब क्या इस सरकार के अंदर या पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान को एक प्रमुख ओबीसी चेहरे के तौर पर यूज किया जा रहा है, पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है। झारखंड में भी चुनाव है, वो बिहार गए तो बिहार में भी अति पिछड़ाओं को, बिहार में भी आने वाले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 25 में चुनाव है ना सर, 25 में चुनाव वहां भी, तो वहां भी अति पिछड़ों को के बीच योगी शिवराज जी जाकर काम करें, ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसकी बात हम करेंगे। बंगाल से आज एक बहुत ही अहम खबर आई है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि महिला डॉक्टर की मौत या की हत्या के बाद वहां हुआ क्या था अस्पताल प्रशासन के बीच में। प्रिंसिपल को फोन किसने किया, कौन लोग वहां पर डॉक्टर लोग पहुंचे, क्या तय किया गया, कौन किसको क्या बताएगा, ये सारी डिटेल आज पहली बार सामने आई है। एक अखबार ने छापी है, भास्कर ने छापी है, उसको क्रेडिट देते हुए मैं वो खबर आपको बताऊंगा। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक हुई और उसमें जबरदस्त हंगामा हो गया और उस पर ओवैसी साहब ने तो कह दिया कि ये बिल अगर ऐसे ही पास हो गया तो 90 का दौर आ जाएगा, 90 के दौर में जैसी सांप्रदायिक हिंसा हुआ करती है देश में। इन सारी खबरों की बात करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका भी। समीर चौंगानकर साहब हैं हमारे साथ, सर स्वागत। और अवधेश कुमार जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो पहले जरा यूपी की बात कर ले। यूपी का पेपर मैंने गलत तो नहीं कहा हर्षवर्धन जी, इम्तिहान तो योगी जी का है? नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि बड़ा इम्तिहान है, और वैसे तो राजनीतिक इम्तिहान योगी जी बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं, चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये वाला थोड़ा सचमुच गंभीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो भर्तियां हुई उसमें गड़बड़ियों के मामले आए। और अच्छी बात, मतलब एक तो बुरा पक्ष रहा कि इतनी गड़बड़ियां हुई, लेकिन उसका अच्छा पक्ष ये रहा कि इसको सरकार ने खुद स्वीकार किया और इसको एक चुनौती की तरह लिया। और आज जब ये परीक्षा हो रही है उससे ठीक पहले, यानी मेरे ख्याल से 24-36 घंटे पहले कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि पेपर लीक हो गया, तो करीब 11 टेलीग्राम चैनलों पर एफआईआर हुई है, अलग अलग लोगों पर नजर रखी जा रही है। और जो मुझे जानकारी है कि हर जिले में पुलिस के पास इस पेपर के ऐलान के साथ ही पुलिस सिपाही की भर्ती की परीक्षा है, और पुलिस वाले लगे हैं कि सिपाही की भर्ती में कोई चोरी न कर ले, पेपर की चोरी। तो ये पूरा इंतजाम है।
और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, समय से सब कुछ होगा, टाइम बाउंड मैनर में होगा। बड़ी उनकी परीक्षा है, सफल होंगे तो उसका परिणाम भी। योगी जी कह क्या रहे हैं इस इम्तिहान से पहले वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा अगर इस बार किसी ने गड़बड़ की पेपर के अंदर, संपत्ति जब्त करेंगे, बुलडोजर भी चलेगा और वो सब कुछ दान कर देंगे गरीबों को, गरीबों में बांट देंगे। सुनिए आप। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है। इसको 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। विजय जी, शब्दों पे गौर किया आपने? उल्टा टांग दूंगा, संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांट दूंगा। योगी जी फुल फॉर्म में। सर, आपने कहा कि उनकी परीक्षा है, लेकिन ऑन सीरियस नोट ये बहुत ही गंभीर मसला था। केवल पेपर लीक छात्रों के साथ नहीं, उन परिवारों के साथ भी होता है। तो आप सोचिए 48-50 लाख परिवारों के साथ भी ये जुड़ा हुआ, कितना बच्चे मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। और पिछले 2 साल में, 3 साल में क्या हुआ कि हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाएं लीक हुई है, पेपर लीक हुए हैं। लेकिन योगी जी ने जिस तरह से इसको सीरियसली लेकर, स्वीकार करके गलतियों को ठीक करने की जो जिम्मेदारी ली और एक नए तरीके से ये काम पूरा हुआ है, तो उसके लिए उनको तारीफ भी करनी चाहिए। और यदि वो सफल होते हैं, अब भी कोई चांस हो सकता है कि 5 दिन चलेगा पेपर, तो अभी कोई खबर आ सकती है कि फिर पेपर लीक हो गया या नहीं हो गया। लेकिन एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की एक्सरसाइज भी बड़ी होती है। और ये जो वार्निंग है, या इसको धमकी कह लो आप, धमकी कहिए, धमकी कह ले, तो वो भी अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। रुआब होना ही चाहिए, शासन का रुआब। इकबाल जब तक चेतावनी मैंने बोला ही, लेकिन अब सौरभ जी ने कह दिया था, हमने मान लिया उसको। तो वो इकबाल जो है वो होना चाहिए। और एक और अच्छी बात, एंटी सोशल आदमी को तो धमकी देनी चाहिए उसके साथ। तो और एक और अच्छी बात देखी मैंने कि अभी कुछ पिक्चर्स में देख रहा था कि जो रेलवे स्टेशन, क्योंकि 48-50 लाख बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं, तो कुछ रेलवे स्टेशन पर उनके लिए टेंट वेंट लगा के व्यवस्था की गई है। वो भी एक अच्छी बात है। सरकारों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। मैं तो समझता था कि कुछ सरकारों में रेलवे भी हमारी उसमें थोड़ी मदद करती कि लोगों नहीं करती, शायद होता होगा कुछ बंदोबस्त नहीं, जिस तरह की भीड़ थी उसमें होता भी होगा, लेकिन बहुत भीड़ थी, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए सेंसिटिव तरीके से, कि ये नहीं है कि केवल बेरोजगार बच्चे हैं तो कहीं पर कुछ व्यवस्था ही हो जाए। आप कावड़ के लिए, फलाना के लिए, ठिकाना के लिए इतनी व्यवस्था करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कर दें इस बार। लेकिन सर क्या गया एक्शन की बात मैं आपको बताऊं समीर जी, गोरखपुर में एक महिला सिपाही और 4 लोग पकड़े गए। इस महिला सिपाही के पास 5 बच्चों के एडमिट कार्ड थे। तो ये कुछ प्रयास हो रहा था, धरपकड़ हुआ, महिला कांस्टेबल, 4 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में अफवाह फैलाने वाली बात जो अभी हर्ष जी कर रहे थे, एक पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी का भाई यासिर शाह, उनका भी नाम मंत्री है, वो अफवाह फैला रहा था, पेपर लीक हो गया, पकड़ लिया गया। आपने नाम ले दिया, यासिर शाह लगातार बहुत हल्की बचकानी टिप्पणियां करता रहता है। अच्छा। और इस तरह की अफवाह फैलाना, ये तो और मुझे सचमुच नहीं समझ में आता कि एक आदमी मंत्री रहा हो, वो सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत करे। क्या करता है? अजीब अजीब बहुत स्तरहीन टिप्पणियां, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता हूं। और एक क्राइम के तौर पर व्यवहार, अफवाह फैलाना तो क्राइम है एक तरह से ना। किस तरह देखिए, ये आदमी भी पकड़ा गया। योगी आदित्यनाथ ने धमकी और चेतावनी दोनों दी है। आज उन्होंने एक अधूरा अपना उन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा था उल्टा टांग दूंगा। उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने 2 बार कहा था कि उल्टा टांगूंगा और नीचे से मिर्ची का छोक लगा दूंगा। ये उन्होंने 2 बार जिक्र किया था कि जो पेपर लीक करेंगे उन्हें उल्टा टांगूंगा और नीचे से मिर्ची का छोक लगा दूंगा, ध्यान रखना। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत खतरनाक मूड में थे उसके बाद से। और देखिए, राज्य का मुखिया, प्रशासक अगर बहुत ईमानदार हो, डर नहीं हो, बहुत स्वच्छ प्रशासन देता हो, तो वो अपनी गलती मानने से भी डरता नहीं। उसे लगा कि अगर परीक्षा में पेपर लीक हुआ है तो उसने उसे ढांकने की कोशिश नहीं की, उसे स्वीकार किया और फिर सबको चुनौती दी
और प्रशासन को चेतावनी दी कि किसी भी तरीके से तो पेपर भारत लीक नहीं सरकारें होना मानती नहीं पेपर लीक चाहिए। हुआ। अशोक गहलोत के शासन में लोग 5 साल में अदालतों में 16 जाते बार रहते हैं। पेपर लीक हुए और छोटी अशोक से गहलोत छोटी के गलतियों को मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या बयान मानते थे सरकारों में, मतलब इस पेपर गलती लीक होना में कोई विपक्ष ऐसा शामिल है। सर सर एक एक करके अशोक गहलोत के बयान आप देखिए, 11 बार पेपर लीक हुआ 5 साल में, और अशोक गहलोत के बयान आते थे विपक्ष की साठगांठ है, जो पेपर लीक कर रहे हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं, हम विदेश में जाके कैसे पकड़े उनको। अखिलेश जी को चेक अगर करो, हमारे वो तो कुछ अधिकारी नहीं भ्रष्ट हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री क्या कर सकता है उसके अंदर। अशोक गहलोत हर बार पेपर लीक होने पर अपनी लाचारी बताते थे, वही योगी आदित्यनाथ इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो तत्काल परीक्षा निरस्त की और फिर से परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं, और साथ में चेतावनी भी दी प्रशासन को कि अगर पेपर लीक हुआ तो ध्यान रखना, और जो हाँ। माफिया है सर उनको ये भी कहा है। सुनिए पेपर लीक की बात तो करता हूं, लेकिन अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं कि अब जब भाजपा के संगी साथी, अरे फिर बहुत लंबा लिख दिया इन्होंने, तो बिल्कुल ऐसे आजकल ऐसे ही लिखते हैं। आजकल उन्होंने एजेंसी फिर है अपने कैसे से लिख डाला। नहीं ये देखिए, ये जो है ना, ये अच्छा है, पढ़ रहा हूं 2 लाइन। पेपर पे नहीं लिखा अब है। जब पेपर पे नहीं है, लेकिन बहुत लंबा बीजेपी है। की चुनाव की तैयारियों पर है। अब जब भाजपा के संगी साथी कह रहे हैं कि वो वैसे बूथ पर इतनी- जाकर व्यवस्था देखिए, संभालेंगे, आप मत पढ़िए पूरा, 1 घंटे का ही प्रोग्राम है नहीं, आपका। ये बहुत लंबा लिखा हुआ है। 4 लाइन पढ़ रहा हूं 1/2 सर, आप मजाक कर देते हैं सर, एक से। अब जब भाजपा के संगी साथी कह रहे हैं कि वो बूथ पर जाकर व्यवस्था संभालेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि वो लोकसभा चुनाव में हुई ऐतिहासिक पराजय को देखते हुए ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है, या फिर भाजपा के मुखौटाधारी केवल सत्ता लोलुप, चलिए वो तो फिर वो आगे बहुत चूज है। मतलब एक कि सवाल उन्होंने आप बीजेपी जब कह रही है हम बूथ मजबूत करेंगे, तो उन्होंने कहा आप इसका मतलब मान रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में हताश था, काम ही नहीं किया उसने। देखिए, एक तो पहले कि अखिलेश जी वाले से पहले एक बात मैं कह दूं, अगर मुख्यमंत्री भर्तियों को बांट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, 4 अपने लोगों को एक जिले में रखवाना है, 10 लोगों को दूसरे जिले में रखवाना है, 50-100 नियुक्ति इधर करानी है, तब तो वो इन गलतियों को छिपाएगा। बड़ा सीधा सा है। अगर योगी आदित्यनाथ को अपने लोग रखने होते, और कई बार योगी आदित्यनाथ की आलोचना भी होती है कि भाई तुम अपने लोगों को भी रखोगे कि ना रखोगे, ये तो शिकायत है उनसे। इनकी भर्तियों में अगर वो ये कह रहे हैं कि भर्ती ठीक हो, तो कौन काम करता है? पेपर लीक का रैकेट काम करता है। पहले की सरकारों में क्या था, उनके ऊपर आरोप लगते थे कि बाकायदा सूची बनती थी ऊपर से कि इस जिले में इतने, इस जिले में इतने, इस जिले में इतने, ये तो वैकेंसी हो गई ऊपर वालों की। अब वो नहीं होता है, और शायद यही वजह है। नहीं, मतलब ये अगर ये 60,000 भर्ती निकली है तो जिले जिले में बांट दी जाती थी। 60,000 भर्ती निकली है, तो उसमें 5 से 10,000 भर्तियां सरकार के लोगों की सुनिश्चित हो जाती थी। छोटे से बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर नीचे तक ही तय होता था। और ये गंभीर आरोप, उत्तर प्रदेश की भर्तियों में ये आरोप हमें, भले तुम पेपर में कुछ लिखो, कुछ जाहिर है, और उसमें तय होता था कि तभी वो चलता था ना कि भाई उससे 5 लाख ले लिया, उससे 10 लाख ले लिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में भर्तियों में खूब गड़बड़ी हुई। ऐसा नहीं कि उनके राज में सब गड़बड़ी नहीं, लेकिन उनमें से किसी गड़बड़ी का तार योगी आदित्यनाथ से नहीं होता। वो पेपर लीक का रैकेट है जिसको आपको दुरुस्त करना। और तब जब आप ये काम करते हैं, तब ये गुस्सा आता है, तब ये शब्दावली निकलती है, तब ये भाव भंगिमा आती है कि तुमको हम उल्टा लटका देंगे, हम ये कर देंगे, और ये होना भी चाहिए। अब इसका दूसरा पक्ष, अखिलेश जी का जो लंबा चौड़ा निबंध, नहीं, इसमें 24 सवाल पूछे उन्होंने। 24 सवाल पूछे हैं, और कहा कि जब लोग जाएंगे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता शहरों में, गांवों में, तो ये जनता जो है उनसे ये 24 सवाल पूछे। आपने इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया? मैंने सारे गिने हैं, पढ़े नहीं। मैंने कहा इतने सवाल थे क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता था। तो मैंने कहा गिन तो लो कि कितने सवाल। स्मार्ट इनफ। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक लाइन आपने बोली, आप ये कह रहे हैं कि जब भाजपा कह रही है कि बूथ पे जाएंगे, अरे भाई तो ये तो सही है ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अति आत्मविश्वास में थे। उनको लग रहा था कि हम आसानी से जीत रहे हैं, उनको लग रहा था कि हम 400 पार जा रहे हैं, उनको लग रहा था कोई वजह नहीं कि हम 70 से 80 सीटें ना जीतें। लेकिन अब क्या हुआ, वो हार गए। हारते ही अगर वो बूथ पे खड़े हो रहे हैं, तो ये तो वो है ना कि फीडबैक सिस्टम पे कुछ काम कर रहे हैं, यही तो पार्टी करना होता है। इसमें एक चीज बताता हूं ना आपको, अभी हमने पेपर लीक पर बात की है, चलिए इसके बारे में रुचि हम मेरे साथ जुड़ जाए, अगर रुचि कुमार लखनऊ से हमारे सहयोगी, तो इस बार वो अपडेट दे देंगे कि इस बार सख्ती कैसी कैसी की गई है। बाकी जो हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर के, 10 सीटों पर उपचुनाव होना भी है, अभी तारीख नहीं निकली है। इसमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 भाजपा के पास थी, 1 भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी और एक दूसरी जयंत चौधरी की पार्टी, लेकिन तब वो विपक्ष में थे। ये 10 सीट थी। अब इसमें से आज सोचिए योगी आदित्यनाथ कहां हैं। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति से पहले उन्होंने मुलाकात की है, और दिल्ली से जा रहे हैं वो गाजियाबाद के विधायक थे अतुल गर्ग बन गए सांसद, सीट खाली होगी, वहां पर उपचुनाव। गाजियाबाद मतलब ऐसा है कि अगर आंख बंद करके कोई कह दे कि भाजपा किसी को भी खड़ा कर दो, किसी को भी खड़ा कर दो जीत जाएगी, मतलब सवाल ही नहीं उठता है।
अब किसी मतलब करिश्मा कभी भी हो सकता है, वो अलग बात है। सर चुनाव तो चुनाव की तरह से 1.25 लाख होते की हैं। लीड है उस सीट पे। बट मतलब मैं कह रहा हूं बीजेपी के लिए सेफेस्ट सीट अगर कोई होंगी, लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद की सीट पे 1 लाख की लीड थी बीजेपी की। तो ये आप समझ लीजिए वो सीट है। वहां भी जाकर योगी आदित्यनाथ आज बैठक कर रहे हैं पार्टी की, ये गाजियाबाद में भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। अवधेश जी आगा मिर्जा सर, बहुत स्वागत आपका। अभी हम जरा जो परीक्षा हो रही बच्चों की आज यूपी में सिपाही भर्ती की, उसकी बात कर रहे थे कि कैसे योगी जी की नाक का सवाल है और योगी जी ने चेतावनी दी भी है कि उल्टा टांग दूंगा अगर अब इस बार किसी ने कुछ गड़बड़ की तो। और फिर हम लोग पॉलिटिकल बात पर आ गए थे उपचुनाव की, आज गाजियाबाद में जाकर के बैठक ले रहे हैं। नहीं, अभी मैं योगी जी के सामने ही था, अभी एक कार्यक्रम में था और संजोग से लोगों ने मेरा नाम भी पुकारा, मैंने उनसे कुछ एक प्रश्न भी किया। अरे क्या प्रश्न किया? तो ठीक है, वो जरा अरे सार्वजनिक कार्यक्रम था सर, बता सकते हैं? सार्वजनिक कार्यक्रम में ये था कि भाई जो देश में लंबे समय से एक हिंदुत्व का अभियान चला, जिसका 10 वर्ष पहले उससे भारत में एक परिवर्तन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन 2024 लोकसभा उत्तर प्रदेश का परिणाम, देश के परिणाम से दुनिया भर के वैसे काम करने वाले लोगों के अंदर थोड़ी निराशा आई है। उत्तर प्रदेश विशेष रूप से है, आपका सामने चुनाव भी है, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे फिर मुंह पकड़ेगा, वो उसके बारे में आपके क्या विचार है, सोच है? क्या बोले? तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है कि ये जो नैरेटिव और इकोसिस्टम वाली शक्तियां जो है, निश्चित रूप से वो 2024 के चुनाव में और उन्होंने अपना अभियान चलाया और उसमें उनको थोड़ी सफलता मिली है, लेकिन हमारी तीसरी बार सरकार बन गई है और हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उनको हम परास्त करेंगे और आप मान के चलिए कि ये विजय होगी। और उसमें लंबा सा उन्होंने किया है और हम लोग यूं ही खाम खा यहाँ पे तो नहीं बढ़िया है सर, अच्छी बात। अभी जो है मैं तो इसलिए अभी इस समय योगी जी का जो दौरा था उसी के कारण वो कार्यक्रम भी बदला, बल्कि 2 बजे उनका कार्यक्रम था। उसको आपको योगी जी की बॉडी लैंग्वेज वगैरह कैसी लगी? आत्मविश्वास था। अच्छा। उन्होंने लगभग 12-14 मिनट जो भाषण दिया है वहां, उस भाषण में भी उनके वो उसी प्रकार के तेवर और शब्द थे और एक उम्मीद प्रकट की है। मेरे भी प्रश्न पर थे और उसके बाद भी जो 2 और प्रश्न हुए कि उत्तर प्रदेश का आपका क्या काम था जो छूट गया है, तो फिर उन्होंने बताया कि मेरा एक ही जो बाकी उन्होंने बताया कि भाई हमने 45,000 हेक्टेयर जो पूर्व की सरकारों ने, माफियाओं ने जमीन कब्जा किया है, लोगों तक गया, 45,000 हेक्टेयर जमीन हमने कब्जे से मुक्त कराया है। क्या बात। और वो जमीन गरीबों के बीच जा रहा है जो भूमिहीन है। ये नहीं कि उस जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा, हमारी कोशिश ये है कि विकास तो अपनी जगह है, लेकिन जो समाज का सबसे नीचे का व्यक्ति है उस तक वो विकास कैसे पहुंचे, उसकी रोजी रोटी कैसे हो। ये अवधेश जी जो बता रहे हैं, अभी एक कार्यक्रम से आए हैं जहां योगी जी थे, उन्होंने अवधेश जी ने उनसे सीधा प्रश्न भी पूछा, तो वो क्या प्रश्न था, क्या उत्तर था, वो अवधेश जी बता रहे थे सर। लेकिन यहां पर बहुत शरारत करते हैं, जवाब नहीं होते हैं, बहुत शरारत करते हैं आपके पीछे। मैं बताता हूं, देखिए कैसे अभी नाम नहीं लूंगा कौन से शरारती तत्व ने कही ये बात, लेकिन बोले कि मान लीजिए 9-10 उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें से अगर 9 जीत गए लेकिन फूलपुर हार गए तो नहीं, उनके वो शरारत नहीं है। ये एक पत्रकार, फूलपुर किसका इलाका है? ये सोच रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं, फूलपुर किसका इलाका है? उप मुख्यमंत्री का, सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री प्रसाद मौर्य का। तो अगर 10 में से 9 जीत गए और फूलपुर हार गए तो नहीं। देखिए ऐसा है कि बीजेपी सारी सीटें जीत जाती और फिर भी फैजाबाद हारती तो उसके पर प्रभाव होते। और इस समय पूरी दुनिया में, क्योंकि 15 अगस्त को पिछली बार भी जो हंगामा हुआ था मैनहट्टन में, बाकी जगह, क्योंकि वहाँ जो भारत के लोगों ने जो निकाली थी तिरंगा यात्रा, उसमें बुलडोजर खड़ा कर दिया था और उसके बाद वहाँ हंगामा हो गया कि बुलडोजर विभाजन का प्रतीक है। और हमने जोगी जी से कहा भी कि वो बुलडोजर को अमेरिका तो विभाजन का प्रतीक है। और उसके बाद 2 स्टेट में संगठनों के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी अमेरिका में, तो शक्तियां वहां भी सक्रिय हैं। अब वो सब थोड़ा असर पड़ा है उसका, तो इसलिए फूलपुर क्षेत्र उनका अवश्य है। लेकिन वो स्वयं विधानसभा चुनाव हार गए थे, केशव प्रसाद मौर्य आदि, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद वो सक्रिय है। और उत्तर प्रदेश, मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर 10 में से 9 बीजेपी हार जाए लेकिन मिल्कीपुर जीत जाए। नहीं, मुझे लगता है देखिए ये वाला सवाल ज्यादा प्रासंगिक है। और हम दूसरे वाला भी आप ही लोगों से के बीच में से आया था। नहीं, लेकिन देखिए बीच में से आया था। खैर, 10 में से 9 हार जाए और 1 जीत जाए और वो सीट मिल्कीपुर सुरक्षित हो, मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को इस बूस्टर डोज की जरूरत है। मिल्कीपुर, मिल्कीपुर, अयोध्या का मिल्कीपुर। और
मिल्कीपुर सुरक्षित से ही अवधेश प्रसाद विधायक थे जो अभी सांसद बने। और यहां सबको यह ध्यान में होना चाहिए, इन 10 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, जिसमें मिल्कीपुर भी शामिल है। 3 से 4 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है। मिल्कीपुर मिल्कीपुर भी तो कहां जीतती है भाजपा? नहीं, वो तो 17 के अलावा नहीं जीती, 17 में बाबा गोरखनाथ जीते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी 6 से 7 सीटें भी जीतेगी तो कोई बहुत चमत्कार नहीं होगा, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं 5 सीटें भी जीत गई, भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटों में कहीं मिल्कीपुर सुरक्षित आ गया, तो यकीन मानिए पूरा विमर्श बदल जाएगा और यह माना जाएगा कि जो लोग फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को जिताते हैं, उनकी पारंपरिक सीट पर उनको कष्ट होता है, दुख होता है कि किसको हमने। और योगी आदित्यनाथ, मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है, क्योंकि आप सबको डिवाइड किया है। 10-10 सीटों पर अलग अलग मंत्री लगाए गए हैं कि आपकी प्रतिष्ठा वहां दांव पर लगे। योगी ने कहा ठीक कह रहा हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे मुश्किल है, मिल्कीपुर मैं जिताऊंगा, उन्होंने कहा। आप सब कुछ कह रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो 10 सीटों को लेकर जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, अभी गठबंधन भी बहुत बड़ी एक चुनौती है। जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि कम से कम 4 से 5 सीटों पर हम लड़ेंगे, उन्होंने अपने चुनाव प्रभारी वहां नियुक्त कर दिए हैं, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, मायावती ने इस बार पहली बार इन उपचुनाव के अंदर उम्मीदवार उतार रही है, और मायावती ने कहा है कि वह प्रचार करने जाएगी वहां पर। जो मायावती कभी उपचुनाव लड़ती नहीं थी या प्रचार करने नहीं जाती थी, इस बार मायावती ने कहा है कि उपचुनाव में प्रचार करने जाने वाली बहुजन समाज पार्टी का। तो इसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। जो उसके स्ट्रांग होल्ड रहे और जहां पर उसको लगता है कि उसे सीटें जीती थी, मिल्कीपुर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मिल्कीपुर भी समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं रहेगी। और जो समाजवादी पार्टी की बाकी सीट थी, कटहल पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कटहरी अलग है, और कटहल जो अखिलेश यादव की सीट है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वह सीट किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी से चुना जाए। अगर मिल्कीपुर और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश की सीट वापस ले लेती है, भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, तो यह बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए होगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी हावी रही उपचुनाव में, वो बात भी हमें करनी चाहिए, तो फिर क्या सर नैरेटिव बनेगा? यही मुश्किल काम है, क्योंकि वैसे उपचुनाव में माना जाता है कि सरकार जो है उसका थोड़ा सा पॉजिटिव वो होता है, थोड़ा सा आगे होती है उस स्थिति में, और उसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, तो उसमें से छीनना है भारतीय जनता पार्टी को कि वो क्या कर सकती है। उसमें खास तौर से समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा की सीट अखिलेश यादव वाली सीट है, करहल कैसे जीतते, और मिल्कीपुर है, दोनों मिल्कीपुर भी, क्योंकि मिल्कीपुर विधायक भी अवधेश जी थे और सांसद भी वो वहीं पर है, सीसम भी नहीं छीन पाएंगे। तो उसके बाद भी यदि समाजवादी पार्टी उसको नहीं जीत पाती, तो उनके लिए प्रतिष्ठा की बात होगी कि किस तरह से अभी 6 महीने के अंदर उनका बदलाव ये हुआ है। क्योंकि मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट हम अयोध्या की दृष्टि से देख रहे हैं, नजरिए से देख रहे हैं, और उसमें महत्वपूर्ण है कि खुद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ले ली है, तो उनके लिए तो प्रतिष्ठा की सीट हो गई। लेकिन जहां से विधायक भी आप हों अवधेश प्रसाद जी, और सांसद भी अब वहां से बन गए हों, उस सीट को यदि वो हार जाएंगे तो ये उनके लिए भी तो बड़े सवाल होगा, प्रतिष्ठा का सवाल होगा। और अखिलेश जी भी अगर वो हारते हैं करहल की सीट को, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करहल है, संभव है, करहल पर चर्चा वो तो सोचना मुझे नहीं लगता है। लेकिन आजकल अवधेश प्रसाद जी को अंग्रेजी बोलने की बड़ी चुनाव बीमारी हो गई है। देखिए, चुनाव में कुछ भी असंभव नहीं होता। एक टीवी पर विजय जी, एक टीवी पर वो बोल रहे थे, वो अयोध्या वाले, ये भदरसा वाले, उस पर कि मैं कल्प्रिट के साथ हूं। अब टीवी और एक नेशनल टीवी पर उनको बोलना था कि मैं विक्टिम के साथ हूं। कल्प्रिट बोल गए और वो चल रहा था और सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। तो पता नहीं अंग्रेजी बोलने के चक्कर में वो चुनाव का भी जो है नाश न कर दे। आजकल अंग्रेजी बोलने की बहुत। एक ब्रेक ले लेते हैं सर। अभी देखिए, हमने योगी जी फूलपुर सीट पे अवधेश जी कुछ कह रहे थे। फूलपुर सीट पे, हाँ सर, ऐसा है, आपके बारे में जो है ना, इनके बारे में 2 पंक्ति है। जब से धोखा खाया है मेरी आंखें बंद नहीं हुई है, सब कहते हैं सोती हुई भी मेरी आंखें खुली रहती है। क्या बात। इस सोए हुए में भी अपनी आंखें ये खुली रखते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं कि ले दे के इनको फूलपुर दिखाई दे रहा है। नेहरू जी को भूल गए, नहीं ठीक से बहस हो जाए। ये चाह रहे हैं कि आप कहते हैं फूलपुर बीजेपी के लिए बहुत टफ है। नहीं टफ तो है, मैं कह रहा हूं कि फूलपुर से नेहरू, फूलपुर सुनिए, फूलपुर ब्रेक का टाइम हो गया। नेहरू जी का, भाई नेहरू जी का क्षेत्र था ना, तो नेहरू जी का क्षेत्र था। नेहरू जी मत याद दिलाएं, क्यों नहीं याद दिलाएंगे, फिर कश्मीर पहुंच जाएंगे। नेहरू जी का क्षेत्र था, कांग्रेस बेचारी व्यूअर्स के लिए कॉन्टेक्स्ट, ये कल से ढूंढ रहे हैं
कि नेहरू जी, पंडित नेहरू अगर कश्मीर के थे तो कश्मीर में नहीं। कहीं तो कोई स्थान होना चाहिए उनके नाम पे। बिल्कुल। मैं कई लोगों से पूछा तो मुझे भेजने वाले भी कई लोगों ने मुझे भेजा है बड़े दुखी भाव से कि आप नहीं जानते ये, वो मुझे भेज रहे हैं जो विकिपीडिया और फलाना पे लिखा हुआ कि नहर के किनारे नेहरू और ये और कोतवाल। अरे भाई कश्मीर में कौन सी जगह उसका नाम बता दो ना। अच्छा, चलिए ठीक है। लेकिन एक लाइन फूलपुर पर जरूरी है। देखिए फूलपुर सीट पर भी योगी आदित्यनाथ ने जैसे खुद के लिए लिया है वैसे ही ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी सीटें तय की है। और केशव प्रसाद मौर्य के इसलिए भी है, केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर लोकसभा से सांसद भी रहे हैं। सही। और ये जो फूलपुर की सीट है इससे प्रवीण पटेल 3 बार के विधायक हैं और अब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से वहां लड़ी हुई क्योंकि वो अब सांसद हो।